Welcome dear all, Nikhar here from Fatma Teachers Training College रांची। हम लोग अभी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में हमने उनकी प्रमुख अवधारणाओं को स्कीमा के बारे में, साथ ही साथ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं उनको हमने देखा। फिर उसकी विशेषताओं के बारे में हमने डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने देखा कि क्या-क्या कमियां हैं जिसके आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की क्रिटिकल एनालिसिस, समीक्षात्मक विश्लेषण और साथ ही साथ आज हम लोग यह भी देखेंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के शैक्षणिक क्षेत्र में क्या उपयोगिता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया है, उसमें विभिन्न अवस्थाओं के बारे में और अन्य कई अवधारणाओं के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया है। इन सभी चीज को हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो कमियां बताई गई थी, जो विशेषताएं बताई गई थी, उन सब में कुछ तो आधार बनता होगा जिसके आधार पे इनकी आलोचना की जाती है। तो आलोचनाओं के प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। जैसे 4 ऐसे पॉइंट हैं जिसके आधार पर विद्वानों के द्वारा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इन चारों पॉइंट्स का नाम मैं पहले बता रहा हूं। पहला पॉइंट है समयावधि, जो टाइम लिमिट है उसको लेकर के। दूसरा है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास का क्रम। इसके बाद आता है अवस्था विशेष में ही विकास का होना। और चौथा है स्वाभाविक वृद्धि और विकास द्वारा संज्ञानात्मक विकास। इन 4 पॉइंट्स के आधार पे इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तो टाइम लिमिट वाले सेक्शन में हम लोग देखते हैं, समयावधि वाले पॉइंट में, कि चारों अवस्थाओं का एक टाइम लिमिट फिक्स किया गया जीन पियाजे के द्वारा और बताया गया कि प्रत्येक अवस्था में खास तौर पे देखा गया कि जैसे सेंसरी मोटर है तो उसमें इस तरीके से विकास होता है, फिर प्री ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल है, फॉर्मल है। तो सब में बताया गया कि किस तरीके से विकास होता है। इस तरीके का वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया टाइम को लेकर के। तो इसकी आलोचना जब की जाती है तो कही जाती है कि बालकों में होने वाला संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्था या निश्चित अवधि में होता है। ऐसा कहना उचित नहीं है। जीन पियाजे ने कहा था कि बालकों में होने वाला संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्था में और निश्चित अवधि में होता है। तो इसी की आलोचना की गई और कहा गया कि ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो जो जल्दी ही उन सभी डेवलपमेंट को अपने व्यवहार में दिखाना प्रारंभ कर देते हैं, जो टाइम लिमिट उनके लिए सेट किया गया उसके पहले ही वो सारी चीजें उनके व्यवहार में दिखने लगती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें ये देर तक चलता है। तो इस आधार पर कहा गया कि टाइम लिमिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना या उसका फिक्सेशन करना उचित नहीं है। इस बात को, इस आलोचना के पॉइंट को अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले सेक्शन में हम लोगों को मिला होता तो ज्यादा आसान होता। वहां मुझे बार-बार ये बात आपको बतानी पड़ रही थी कि किसी बच्चे में देर तक शैशवावस्था के लक्षण देखे जा सकते हैं। किसी बच्चे में समय से पहले ही बाल्यावस्था के लक्षण देखे जा सकते हैं। मनुष्य है ना, और आप जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ऐसे में ये कहना कि ये टाइम फिक्स है, इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, वो गलत हो जाता है।
ठीक है? तो ये पहला पॉइंट था आलोचना का। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो है विकास का क्रम, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे का कहना था कि अपने संज्ञानात्मक विकास में क्रमबद्ध तरीके से बालकों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करना होता है, ठीक है? लेकिन ये भी देखा गया कि एक खास एज वाले जो बच्चे होते हैं, उसमें इसी तरीके से विकास हो, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज के लिए जो टाइम लिमिट सेट किया गया, उसी दौरान प्री ऑपरेशनल या उससे थोड़ा आगे का भी लक्षण देखने को मिल सकता है। कोई बच्चा प्री ऑपरेशनल के लास्ट स्टेज में है, तो देखा जाता है कि फॉर्मल स्टेज वाले लक्षण भी वो दिखा रहा है। आखिर सभी बच्चों का आईक्यू अलग-अलग होता है, ये आप भी समझ रहे हैं। तो जब आईक्यू अलग हो रहा है, बैकग्राउंड अलग है, घर का बनावट अलग है, यानी फैमिली बैकग्राउंड उसका अलग है, उसकी शिक्षा-दीक्षा या उसका जो बेस है, वो इस तरीके से निर्मित किया गया है कि वो अपने उम्र से सॉरी, अपने उम्र से आगे के चीज़ों को भी समझने में सक्षम होता है। इसके साथ-साथ जीन पियाजे के सिद्धांत की जो आलोचना की जाती है, उसका तीसरा पॉइंट है अवस्था विशेष में विकास। तो जीन पियाजे कहते हैं कि मूर्त संक्रिय अवस्था, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उसके पहले बालक क्रमबद्ध और तार्किक ढंग से चिंतन करने में असमर्थ रहता है और साथ ही उसमें अहम की भावना और आत्म केंद्रित होने के लक्षण पाए जाते हैं। सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो इन्फेंसी वाला विशेषता है पूरा यहाँ पे। तो इस चीज से एग्री कर रहे हैं जीन पियाजे। लेकिन ये देखा गया है कि पूर्व संक्रिय अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल फेज के जो बच्चे होते हैं, वो भी तार्किक और अमूर्त चिंतन में कई बार सक्षम होते हैं। तो इसी पॉइंट को लेकर के जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। ठीक है, जैसे इन्होंने कह दिया कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल फेज है, इस दौरान सॉरी इसके पहले यानी पूर्व संक्रिय अवस्था के दौरान बच्चों में तार्किक और अमूर्त चिंतन की योग्यता का अभाव पाया जाता है। लेकिन कई रिसर्च ऐसा बताते हैं कि 5 वर्ष के बाद बच्चों में तार्किक और अमूर्त चिंतन की योग्यता देखने को मिलती है। तार्किक का मतलब होता है किसी भी चीज के कारण और उसके प्रभाव को समझना। तार्किक इसी को कहते हैं जो किसी तर्क पर खड़ा उतरता। और अमूर्त चिंतन का मतलब हो गया किसी ऐसे चीज के बारे में सोचना जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है? तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम लोग देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे जो बोलना नहीं सीख पा रहे हैं, वो तरह-तरह के गैजेट्स को यूज़ करने में सक्षम हो जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें संज्ञान का स्तर पिछली जनरेशन के मुकाबले कहीं अधिक है। तो इस आधार पर जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। कहा जाता है कि ऐसा कहना कहीं से भी सही नहीं है कि प्री ऑपरेशनल में तार्किक और अमूर्त चिंतन नितांत रूप से गायब ही पाया जाता है, ऐसा कहना सही नहीं है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि स्वाभाविक वृद्धि और विकास द्वारा संज्ञानात्मक विकास जो होता है, इसके आधार पर जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की गई है। जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास को उनके स्वाभाविक वृद्धि और विकास से जोड़कर यह बताया कि जब तक बालक एक निश्चित परिपक्व स्तर पर या एक फिक्स मैच्योरिटी के लेवल पर नहीं पहुंचता है, तब तक उस लेवल से जुड़ी हुई कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं हो पाती है। यानी एक खास उम्र में पहुंच करके एक खास तरीके का संज्ञानात्मक क्षमता उसके अंदर देखने को मिलता है। इस बात को जीन पियाजे कह रहे हैं। लेकिन जीन पियाजे के इस विचार की आलोचना बहुत सारे जो जेनेटिक्स वगैरह को स्टडी करने वाले लोग हैं, वो करते हैं और वो कहते हैं कि अ,
ये वंशक्रमवादी है और परिपक्वतावादी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि वंशक्रम मायने रखता है और मैच्योरिटी का लेवल मायने रखता है। जबकि ये भी देखा गया है कि एक साधारण वंशक्रम से बिलॉन्ग करने वाला बच्चा भी संज्ञानात्मक रूप से काफ़ी डेवलप होता है। यह भी देखा गया है कि अगर वो मैच्योर नहीं हुआ है, फिज़िकली, बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं भी हुआ है, तब भी उसके अंदर कॉग्निटिव मैच्योरिटी पाई जाती है। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की गई है। लेकिन जब पूरी आलोचनाओं को आप देखेंगे, इन चारों पॉइंट्स को आप देखेंगे और निष्पक्ष होकर के डिस्कस करेंगे, तो आपको लगेगा कि आलोचना करने के लिए सिर्फ आलोचना कर दी गई है। ठीक है? यानी मैक्सिमम जो आलोचना किया गया है, कह सकते हैं आप कि एक पक्षी है, वन साइडेड है। कारण है कि जब हम लोगों ने डेवलपमेंट को पढ़ा था, उस समय हमने देखा कि इन्फेंसी में क्या विशेषताएँ हैं, चाइल्डहुड में क्या है, एडोलेसेंस में क्या है। तो उस दौरान भी हमने देखा था कि ये ओवरलैप करता ही करता है, क्योंकि ह्यूमन के बारे में एक फिक्स टाइम फ्रेम नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि छठे वर्ष का बर्थडे केक काटने के अगले दिन से ही बच्चा चाइल्डहुड वाले सारे लक्षण दिखाना शुरू कर देगा। ऐसा तो नहीं होता है। तो इस चीज़ को तो पहले से ही समझा जा चुका है। जीन पियाजे भी इस बात को लेकर के कहीं रिजिड नहीं है कि ये टाइम जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना है। ऐसा जीन पियाजे भी नहीं कहते, लेकिन कुछ पॉइंट्स में दम है जो आलोचना किया गया, लेकिन मैक्सिमम वन साइडेड ही है। तो आई होप कि आप, अगर थ्योरेटिकल आंसर लिखने के लिए दे दिया जाता है तो उस अवस्था में भी आप लोग लिखने में सक्षम होंगे। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की उपयोगिता और उसके अनुप्रयोग, इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो देखिए, मनोविज्ञान में बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जिसका डायरेक्ट यूज है किसी भी क्लासरूम में, और टीचर को इसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक किसी टीचर को ये पता नहीं रहेगा, तब तक वो इन सिद्धांतों को अपने शिक्षण में प्रयोग में नहीं ला पाएगा। ठीक है? तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके आधार पे हम ये तय कर सकते हैं कि इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। सबसे पहला, चिंतन की भिन्नता का ज्ञान होना। चिंतन की भिन्नता का ज्ञान होना। तो जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम लोग देख रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था कि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। बहुत सारी चीजों में सिमिलैरिटीज देखने को मिल सकती है, लेकिन अंततः दो बालक भिन्न ही पाए जाएंगे। और सभी बालकों को सामाजिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास के जो कॉमन स्टेजेस हैं, जो उसके सामान्य चरण हैं, उससे गुजरना पड़ता है। जैसे आप देखें कि बच्चे को जो चित्रात्मक भाषा है, उसकी व्याख्या करने में कठिनाई होती है। लेकिन उसी प्रश्न को जो पिक्चर वगैरह दे करके हम लोग अ, बताते हैं किसी चीज़ की व्याख्या करने के लिए, तो बच्चे बहुत अच्छे से उसका व्याख्या नहीं कर पाते, लेकिन किशोरावस्था में जो बालक हैं, वो इसकी व्याख्या आराम से कर लेते हैं। तो उनके चिंतन की भिन्नता को देखते हुए एक टीचर के रूप में हमें उन मेथड का चयन करना होगा, जिस मेथड से बच्चे ईज़िली समझ पाते हैं। ठीक है? चित्र दे करके, जैसे आपको लगता होगा ना कि जो डायग्राम वगैरह हैं, जो टेबल वगैरह हैं, वो छोटे क्लासेस में कम यूज़ होते हैं। वहाँ पर पिक्चर ज़्यादा यूज़ होते हैं। डायग्राम वगैरह या जो स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो वहाँ पे कम देखने को मिलता है। कारण है कि वहाँ पर अगर हम टेबल के रूप में कोई बात समझाना चाहेंगे, तो बच्चे को वो समझ में नहीं आएगा, उसके लेवल से वो ऊपर का होगा। ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे वो आगे के क्लास में जाता है, या फिर आप कहें कि हायर सेकेंडरी वगैरह में पहुँच गया है, तो वो इस डेटा की व्याख्या करने में सक्षम हो जाता है। तो वहाँ पर हम फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ओजाइव, ये तमाम तरह के स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अपनी बात को
रख देते हैं और बच्चे समझ जाते हैं। तो इस एग्जांपल देकर के एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक टीचर के तौर पर हमें समझना होगा कि हम किस क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं अभी, और जिस क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ के उस क्लास के बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता किस प्रकार की है। उसी के अकॉर्डिंग हमें मेथड का और कंटेंट का चयन करना होगा। उसी हिसाब से हमें किसी चीज को बताना पड़ेगा। इसके बाद है बालक की सक्रियता का ज्ञान होना। तो इस सिद्धांत को जो मानने वाले व्यक्ति हैं वो इस बात से सहमत हैं कि बालक ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होता है। निष्क्रिय प्राप्तकर्ता का मतलब आप कह सकते हैं वो ऐसा नहीं है कि सक्रिय नहीं रहता है और ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि सक्रिय होकर के ही वो ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है? तो कोई भी सूचना उसके माइंड के लेवल तक सिर्फ पहुंचती ही नहीं है, बल्कि वो प्रोसेसिंग करते हुए उसके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ने का काम भी करती है। तो जहां पर ये काम हो रहा है वास्तव में वो एक सक्रिय फेज ही माना जाएगा। तो अगर बच्चों के सक्रियता का ज्ञान किसी टीचर को पता चल जाता है, तो वो एक काम करेगा ना कि जो गलत धारणाएं निर्मित हो सकती हैं, गलत तरीके का स्कीमा डेवलप हो सकता है, उससे वो बचा लेगा। ठीक है? इसको अगर सिंपल भाषा में मैं बताने की कोशिश करूं, तो बहुत सारे टीचर को आप देखेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहे हो, तो कई बार तमाम तरह के प्रिकॉशंस को वो हाईलाइट करते चलते हैं। वो कहते हैं देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलती करता है, आप लोग यहाँ पे अनिवार्य रूप से गलती कर बैठते हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये गलती आप मत कीजिएगा। ये टीचर क्यों बोलता है? ठीक है? टीचर इसलिए बोलता है क्योंकि उसका अनुभव उसे ये बता रहा है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आकर के स्टूडेंट फंस जाते हैं, वो गलती कर बैठते हैं। ठीक है? तो वो आपको वो प्रिकॉशंस को साथ साथ बताता चलता है। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि एक टीचर को ये पता चल गया कि बच्चे सक्रिय होकर के सीखते हैं, किसी भी नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है? उसका एक स्कीमा बनता चला जाता है साथ साथ। अगर अभी ही हम इसको क्लियरली नहीं बताएंगे तो हो सकता है गलत तरीके का स्कीमा निर्मित हो जाएगा, और एक बार अगर गलत स्कीमा निर्मित हो गया तो फिर आगे जितना भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है वो इसके साथ हो सकता है। ठीक है? तो इस चीज का ज्ञान जब टीचर के पास होता है तो टीचर हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि वैसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर स्टूडेंट मिस्टेक कर सकता है। मैं अपना ही एक एग्जांपल देकर के आपको बताता हूं। हाल के कुछ वर्षों तक मुझे ये समस्या होती थी। जैसे टेक्निकल वर्ड्स जो हुआ करते थे, उसको जहां तक हमने समझा वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद समस्या होती थी। जैसे वो वर्ड एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं को ठीक है, इसको मैं क्लियरली समझ रहा था। खैर, तो ये एग्जांपल है जैसे नकारात्मक पुनर्बलन। माइक्रो टीचिंग में आप लोग पढ़ते हैं। जिन लोगों का माइक्रो टीचिंग हो चुका है वो इसको बेहतर समझ रहे होंगे। तो नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि स्टूडेंट अगर गलत आंसर दिया तो हम लोग सिर नकारात्मक दिशा में हिलाते हैं और ये हो जाता है कि भाई आपने गलत आंसर दिया। और इस चीज को मैक्सिमम टीचर और मैक्सिमम ट्रेनर यूज करते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन मतलब कि आप असहमति की मुद्रा में अपना सिर हिला रहे हैं, जबकि नकारात्मक पुनर्बलन का वास्तविक अर्थ ये होता ही नहीं है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी टीचर इसको यूज कर रहे हैं वो गलत यूज कर रहे हैं, या जिस किसी भी ट्रेनर के द्वारा यूज किया जा रहा है। नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब होता है कि वैसे किसी भी बाधा को दूर कर देना जो अधिगम की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहा है। एग्जाम्पल देकर के मैं बता रहा हूं, जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में बच्चा बैठ करके पढ़ रहा है, उसे समस्या आ रही है। ठीक है? तो आपने कुछ नहीं जाकर के फैन ऑन कर दिया, ये नकारात्मक पुनर्बलन हुआ। बाहर में शोर हो रहा है,
आपने खिड़कियों को बंद कर दिया ताकि बाहर का शोर अंदर ना आए। ये हुआ नकारात्मक पुनर्बलन देना। लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन की व्याख्या इस तरीके से कर दी गई कि मैक्सिमम लोग अपने रीजनिंग के आधार पर इस बात को बता भी देते हैं, अपने आंसर में लिख भी देते हैं, चेक करने वाले चेक करके नंबर भी दे देते हैं कि नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब होता है कि इमरोज ने गलत आंसर दिया, तो हमने गर्दन हिला दिया, यानी हो गया नकारात्मक पुनर्बलन। ये गलत है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मुझे इस चीज की जानकारी है, तो जब भी माइक्रो टीचिंग के बारे में नकारात्मक पुनर्बलन की बात जब भी होती है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को इस चीज को बता देता हूँ कि यहाँ पर मिस्टेक होता है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है। बहुत सारे मैथ्स में भी आप देखेंगे, जैसे आपको टेस्ट के दौरान भी मैं बताता हूँ ना कि ये प्रश्न इस तरीके से रहेगा और यहीं पर कंफ्यूजन होता है, आप बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। एकदम यही चीज आपको टिक लगाना है, क्योंकि पता है कि अगर स्टूडेंट के दिमाग में गलत स्कीमा निर्मित हो जाता है, तो वो यही आंसर बना करके आएगा। ठीक है। तो ये इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है जीन पियाजे के सिद्धांत का, कि गलत धारणा को कैसे दूर कर सकते हैं। तो सिर्फ साइंस और मैथ्स में ही नहीं होता, सोशल स्टडीज में भी होता है। जैसे अशोक के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, तो अलग अलग जो सोर्स हैं हिस्ट्री के, वो अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। कोई कहता है, जैसे बौद्ध ग्रंथ है, चूंकि अशोक ने अपने बाद के समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उन लोगों ने सोचा कि अशोक को कैसे हाईलाइट किया जाए, कैसे इसको महान बताया जाए। तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि इतने वर्षों तक कलिंग के साथ युद्ध होता रहा, सारे के सारे लोग मारे गए, ठीक है, सिर्फ स्त्रियां बच गई थी, खून की नदियां बह रही थी, लंबे समय तक धरती लाल था। इससे भी मन नहीं भरा इनका, तो इन्होंने कह दिया कि इसके 99 भाई थे, जिसको मार करके पटना के अगम कुआं में उसने डाल दिया। ठीक है। कुम्हरार में उसका घर है, अगम कुआं का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है नहीं, 100 भाई को मार करके उस कुएं में घर डाल रहा है। भाई बदबू भी तो उठेगा, उसके राजमहल तक पहुंचेगा। तो आपको लगेगा कि बौद्ध ग्रंथ ने ऐसा क्यों किया। बौद्ध ग्रंथ ने यह दिखाने के लिए किया कि देखो हमारा धर्म कितना महान है, इतना बड़ा रक्त पिपासु शासक भी हमारे धर्म में आने के बाद कैसा बदल गया, अहिंसा की बात करने लगा, शांति की बात करने लगा। तो बौद्ध स्रोत ऐसे ही लिख देता है, जो उस समय के राइटर्स थे। अशोक तो एक ऐसा शासक था जिसने रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से पूरे इंडिया में अपने प्रजा को संबोधित किया। ठीक है। वो चेतावनी भी देता है, और बौद्ध धर्म कह रहा है कि पूरी तरह अहिंसक हो गया, लेकिन 13वें शिलालेख में वो कुछ जातियों को धमकी भी देता है कि अगर तुम नहीं सुधरे तो हम वही अशोक हैं, याद रखना। तो कहाँ वो पूरी तरह से अहिंसक हो गया है, वो तो शासन चलाने की उसकी स्ट्रेटजी थी। राष्ट्रवादियों के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे, तो वो अशोक को एक अलग तरीके से देखते हैं। वो तमाम तरह के नए चीजों के लिए, नए तरह के संकल्पनाओं का क्रेडिट देते हैं अशोक को। तो अगर एक पक्षीय टीचर के रूप में आप पढ़ाने जाएंगे, और क्लास 6 में एंशिएंट इंडिया पढ़ाया जाता है, राइज ऑफ मगध, तो राइज ऑफ मगध जब आप पढ़ा रहे हैं, उस समय अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया, एक गलत तरह की धारणा अशोक के बारे में बन गई, और वो स्टूडेंट फ्यूचर में अगर हिस्ट्री पढ़ता है या सिविल सर्विसेज वगैरह में जाता है, आंसर को अपना कंपाइल करता है, तो वो तो अशोक को उसी हिसाब से उसी स्टाइल में कलर कर देगा। एक पूर्वाग्रह उसके माइंड में बैठा रहेगा ना, ये शासक बिल्कुल ऐसा ही था। जैसे एक और रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हिस्ट्री से ही है वो, अलाउद्दीन खलजी के बारे में। पद्मावत फिल्म आई, मैंने तो नहीं देखा अभी तक, लेकिन पद्मावत फिल्म में जिस तरीके का कैरेक्टर उसका दिखाया गया, एकदम हिंसक होना, ठीक है, इस तरीके का जो चरित्र चित्रण उसका किया गया, वो सिनेमाई अंदाज में किया गया। सिनेमा में जब तक मसाला नहीं होता है, बिकता नहीं है, उस स्टाइल में किया गया। लेकिन आपको पता होगा कि आर्मी वाले जो कैंटीन की सुविधा उठाते हैं, इस सुविधा को स्टार्ट करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है। उस जमाने में, जबकि मध्य युग अपने चरम पर था, चरम कह सकते हैं, मिड भी नहीं आया था, मध्य काल का मध्य भी नहीं आया था, यानी एंशिएंट जो टाइम था उसी का एक छोटा सा हिस्सा बीत रहा था, कह सकते हैं अंतिम चरण उसका बीत रहा था।
क्योंकि आप जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, वो राजपूत पीरियड तक को मान लेते हैं एंशिएंट इंडिया का काल। तो एंशिएंट इंडिया उनके हिसाब से समाप्त होता है और 1320 में 1316 या 20 के आसपास वो बैठता है गद्दी पे, अलाउद्दीन खिलजी। तो उस समय बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि मध्यकाल अपने उत्कर्ष पर आ चुका रहा होगा। उस समय में एक निरक्षर व्यक्ति, आपको पता होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी निरक्षर था। अकबर और अलाउद्दीन खिलजी दोनों निरक्षर रहे। वो इस तरीके का दिमाग लगा रहा है कि कैसे एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया जाए, उसके लिए एक बड़ी सेना रखी जाए और जो मंगोल अटैक हो रहे हैं बार-बार उससे अपने देश को सुरक्षित रखा जाए, अपने शासन को। उस समय राष्ट्रवाद की भावना तो थी नहीं, अपने शासन को भी सुरक्षित रखना है, साउथ इंडिया में प्रसार भी करना है और इसके साथ-साथ अनाज वगैरह का दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े और जिस एरिया से हम सैनिकों की भर्ती करते हैं, उस एरिया में कंट्रोल रेट पे अनाज मिले या बाकी जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें मिले। तो जिसको इस चीज़ का पता नहीं है, वो अलाउद्दीन खिलजी को बता देगा कि वो मार-काट करने वाला था, ठीक है? अब मैं आपको अगर हिस्ट्री पढ़ाऊँ, तो मैं आपको यही कहूँगा कि भई अलाउद्दीन खिलजी का जब आप व्याख्या करेंगे, तो 4-5 एस्पेक्ट से आप करना। सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि साउथ इंडिया में समुद्रगुप्त के बाद इकलौता व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी हुआ है जो एकदम पेनिनसुलर इंडिया तक चला गया जीतते हुए और ठीक उसी टेक्निक को अपनाता है जिस टेक्निक को इसने अपनाया था, समुद्रगुप्त ने अपनाया था और इसके इस पॉलिसी का उल्लंघन कर देता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके वजह से दिल्ली सल्तनत कमजोर भी हुआ। तो आपको एक चतुर राजनेता के रूप में, कूटनीतिक के रूप में अलाउद्दीन खिलजी की व्याख्या करनी होगी। तो ये साउथ इंडिया के रेफरेंस में हो गया। फिर नॉर्थ में वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है यानी कि एम्बिशियस था, उस रूप में आप उसकी व्याख्या कीजिए। फिर अपने राज्य को बचाने के लिए मंगोलों का सामना करता है और सबसे ज्यादा मंगोलों का अटैक, जो बाद में मुगल कहे गए, सबसे ज्यादा मंगोलों का अटैक अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ है, ठीक है? तो इतने तरह का दबाव उसके ऊपर पड़ रहा था तो उसने तमाम तरह के बदलाव भी किए। लोग उसको धार्मिक रूप से कट्टर मानते हैं और मैं आपको बताता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने खुलेआम इस बात की घोषणा की थी, मुझे शरीयत की चिंता नहीं है। ऐसा कहने वाला, क्लियरली बोलने वाला मध्य युग का वो पहला शासक था। आप उसे धर्मांध भी नहीं कह सकते। यानी हर एक चीज डिप्लोमेटिक था उसका। आप उसे एक चतुर कूटनीतिक नेता के रूप में ही गिन सकते हैं। आप उसको एक क्रूर और धर्मांध और बाकी जो गलत तरीके से चरित्र चित्रण किया गया वैसे शासक के रूप में आप उसको नहीं देख सकते, ठीक है? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर टीचर को इसकी जानकारी होती है तो वो हमेशा इस चीज का प्रयास करता है कि गलत स्कीमा आपके माइंड में ना बने, गलत धारणा नहीं बने, पूर्वाग्रह नहीं बने, आपका माइंड फ्रेश रहे, फ्री रहे, हर तरह के चीजों को ओपन होकर के समझने का प्रयास करें। नहीं तो फिर बाद बाकी काम तो राजनेता कर देते हैं। जब दिल्ली में सरकार बदलती है केंद्र की, तो एनसीईआरटी का इतिहास बदल जाता है। अब कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि किसी समय में महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का विजेता घोषित कर दिया जाए। ठीक है, एग्जैक्टली यही हो रहा है, इस वजह से मेरी आलोचना भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सच यही है। हिस्ट्री को क्यों बदल रहे हो? एक समझदार बच्चा आपसे कभी भी ये सवाल पूछ सकता है कि महाराणा प्रताप अगर हल्दी घाटी के युद्ध में जीत गए थे तो जंगल में क्यों भटक रहे थे? सच्चाई है ना, कोई भी स्टूडेंट इस लॉजिक को यूज कर सकता है, आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। तो एक टीचर के तौर पे आपका काम होता है किसी भी तरह के पूर्वाग्रह को पनपने ना दें, अदरवाइज गलत अवधारणा बनेगी और उस स्टूडेंट का विकास प्रभावित होगा। इसके बाद है पूर्व ज्ञान पर आधारित संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास होने के लिए पूर्व ज्ञान का होना जरूरी होता है, ठीक है? संज्ञानात्मक विकास के लिए पूर्व ज्ञान का होना जरूरी होता है। देखिए, इस पॉइंट को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि
शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की व्यवस्था की गई करिकुलम को डिज़ाइन करते समय, बनाते समय कि एक ही बार में पूरा का पूरा नॉलेज ना दे दिया जाए। ज्ञान को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दिया जाए, छोटे-छोटे लेवल के हिसाब से बाँट दिया जाए और उम्र और कितना सीख सकता है, इस आधार पे उनको 1 वर्ष में उतना ही बताया जाए। ठीक है? तो एक टीचर के तौर पर जब आपको इस चीज़ की जानकारी होती है कि ज्ञान हमेशा पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, तो आप जब भी किसी चैप्टर को डिज़ाइन करते हैं या लेसन प्लान बनाते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि अपने उस टॉपिक को बालकों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए आगे बढ़ाएँ। जैसे अगर आपको अ, अपने-अपने सब्जेक्ट में आप जो सेकंड ईयर वाले हैं उनको तो पता होगा, उन्होंने लेसन प्लान बनाया है और 4 महीने तक बना कर के उन्होंने प्रैक्टिस किया है, कैसे पूर्व ज्ञान से जोड़ना है और जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, उन लोगों को ये बताया जाएगा इस इस साल आप लोगों को। वहाँ पर होता क्या है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसके कंटेंट की एनालिसिस करनी होती है आपको और उसी दौरान आपको ध्यान रखना होता है कि कैसे बालकों के लेवल के हिसाब से इसको सेट किया जाए ताकि वो वहीं से समझना स्टार्ट करें, जहाँ तक वो जान रहे हैं। जैसे आज तो आपके बीच मौजूद नहीं है अ, अदरवाइज़ वो मेरे लिए थोड़ा कन्वीनिएंट होता है एग्ज़ाम्पल देने के लिए। एक स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने ऐसे ही मुझसे पूछ लिया कि अगर मुझे अ, इतिहास पढ़ाना है, एंशिएंट इंडिया पढ़ाना है, तो किस तरीके से हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को प्रयोग में ला सकते हैं? वो भी क्लास 6 की बात हो रही थी। क्योंकि क्लास 5 तक जो पढ़ाया जाता है ऐसा कुछ है नहीं जिसके आधार पर क्लास 6 के एंशिएंट इंडिया को स्टार्ट किया जाए, ठीक है? तो उसके आंसर के रूप में मैंने बताया था वही चीज़ मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी मुझे वही याद आ रहा है। जैसे सभी बच्चों ने लगभग पॉइंट्स तो देखा है या नोट देखा है। उस नोट के ऊपर में नेशनल एम्ब्लम बना हुआ है। 3 शेर का चित्र दिख रहा है, चौथा पीछे पीठ सटा करके खड़ा है। तो वो अशोक के सारनाथ से लिया गया है और ये चीज़ क्लास 5 तक में बच्चों को बता दी जाती है। अगर ना भी बताया गया हो, किसी को याद ना भी हो, कम से कम नोट को और सिक्के को तो वो हर रोज़ देख रहा है। अब उस चीज़ को दिखा करके आप ये बता सकते हैं कि ये नेशनल एम्ब्लम कहाँ से लिया गया, तो अशोक के सारनाथ स्तंभ से। अशोक कौन था? तो बहुत पुराने समय में भारत का शासक हुआ करता था। वो किस वंश का था? अब यहीं पर प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन स्टार्ट होता है, समस्यात्मक प्रश्न और इसके आधार पर आप उस चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरीके से लेसन प्लान में आप प्रस्तावना बनाते हैं, ठीक है? या ऐसे भी किसी चीज़ को बताना हो या मेरे ही टीचिंग को अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा गहराई से, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक ऐसे एग्ज़ाम्पल को उठाऊँ, जिसको आपने अपने आस-पड़ोस में देखा है। तो फिर उससे फ़ायदा ये होता है कि आप तुरंत अपने आप को उससे टैली कर लेते हैं और आपका पूर्व ज्ञान नए ज्ञान के लिए आधार का काम करता है। ये चीज़ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से निकल कर के सामने आती है। इसके बाद अगला पॉइंट है संज्ञानात्मक सहज ज्ञान का क्षेत्र। यानी फिर से मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, संज्ञानात्मक सहजता क्षेत्र का ज्ञान। संज्ञानात्मक सहजता क्षेत्र का ज्ञान। देखिए, इसमें क्या होता है कि बालक के पूर्व ज्ञान और उसकी तैयारी के अनुसार उसके सामने नए तरह के चैलेंजेस को सामने रखा जाए। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक ललक आती है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें या जो चैलेंज हमारे सामने आए कैसे इसको हम पार कर सकें। मैथ्स में, साइंस में या जहाँ पर खोज से संबंधित कोई चीज़ है, कोई चीज़ डिस्कवर करना है, खोजना है, तो वैसे टॉपिक्स में, वैसे चैप्टर्स में, वैसे सब्जेक्ट्स में ये हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। इसी को कहते हैं सहजता का क्षेत्र बनाना, निर्मित करना। होता क्या है कि आपने पहले ही पूरे कांसेप्ट को क्लियर कर दिया, उसके बेसिक्स के बारे में बता दिया, अब आप उसके सामने एक प्रॉब्लम रख रहे हैं। जैसे मैथ्स में जनरली ये फॉलो होता है।
वहाँ पर फ़ॉर्मूला बता दिया जाता है, एग्ज़ाम्पल्स बता दिए जाते हैं, सब कुछ दे दिया जाता है और उसके बाद आपके सामने प्रॉब्लम रखा जाता है। और वो भी अलग-अलग तरीके से। किसी में माइनस हटा देगा, किसी में प्लस हटा देगा, किसी में फ्रैक्शन डाल देगा, किसी में डेसिमल डाल देगा और इस तरीके से बनाइए। सिंपली जो आप लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस, तो कितना आसान होता था। ₹10 में सामान खरीदा, ₹15 में बेच दिया, माइनस कर दिया हमने, निकल गया लाभ। ठीक है। प्रॉब्लम तो तब आया जब 10 में हमने खरीदा और 5 में बेचना पड़ा। अब हमें लगने लगा अब क्या करें? तब हमें फ़ॉर्मूला याद दिलाया गया कि आपको हमने ये फ़ॉर्मूला बताया था कि जब भी क्रय मूल्य बड़ा हो जाए तो वहाँ हानि होती है। फिर हमने वहाँ तक समझा। हमें लगा कि बस इतना ही है, अब ये चैप्टर अच्छे से बना लेंगे। लेकिन अगले ही प्रश्न में हमने देखा कि वहाँ डेसिमल हाज़िर था। दशमलव में प्रॉब्लम दिया हुआ था। अब दशमलव में निकाल रहे हैं हम लोग उसको। दशमलव से भी छुटकारा नहीं मिला। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो अब वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब लाभ का प्रतिशत निकाल रहे हैं, हानि का प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है? तो पहले आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दिया गया, पूर्व ज्ञान दे दिया गया और आपके सामने में एक चैलेंज रखा गया कि इसको आप कैसे बनाओगे? और आप देखते हैं कि डेली लाइफ में इन चीज़ों का यूज़ है। तो जो पहले से आपको चीज़ें बता दी जाती हैं, क्लियर करा दी जाती हैं, वो आगे चल कर के नई चुनौतियों का सामना करने में आपका मदद करती हैं। इसके बाद है निर्माणवादी दृष्टिकोण का विकास, यानी जो फॉर्मेटिव अप्रोच है उसका डेवलपमेंट। तो जब तक टीचर खुद संज्ञानात्मक विकास के कंसेप्ट को नहीं समझेगा, तब तक वो फॉर्मेटिव डेवलपमेंट के प्रोसेस को या उसके थ्योरी को कैसे अपने व्यवहार में उतार पाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। जैसे आप देखेंगे कि जो निर्माणवादी दृष्टिकोण है, उससे विद्यार्थियों को अपने विचार, विश्वास, दृष्टिकोण या जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको अन्य लोगों के साथ बाँटने के लिए टीचर प्रेरित करता है। इसको आप कह सकते हैं डिस्कस करना, डिबेट करना। वो टेलीविज़न वाला डिबेट नहीं, वो तो सबसे वाहियात है। उसमें कोई नया ज्ञान निकल कर के सामने नहीं आता। उसमें जो आजकल के नेताओं का वास्तविकता है, वो निकल कर के सामने आ रहा है। लेकिन छोटे बच्चे जब डिस्कस करते हैं किसी पॉइंट को बाकी लोगों के सामने, बड़ों के सामने अपना पक्ष रखते हैं या उसके विपक्ष में बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि उसके नॉलेज का स्तर कितना है और कहाँ पे वो कमज़ोर रह गया। इससे उसको आगे और तैयार करने में हमें मदद मिलती है। इसके साथ-साथ जो इसका यूज़ है, उसको जो नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको दिया गया है, वहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 18 में वो आपको मिलेगा कि अलग-अलग क्लासेस के लेवल पे इसका क्या यूज़ है, ठीक है? या एक टीचर को वहाँ पर संज्ञानात्मक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से क्रियाकलाप करना चाहिए या किस तरीके से एग्ज़ाम्पल वगैरह देना चाहिए। तो प्राइमरी लेवल पर जो टीचर हैं, जो डीएलएड के हैं, वो लोग खास तौर पे ध्यान देंगे इस पे। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक से उम्मीद की जाती है अ, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के तहत वो निम्नलिखित चीज़ों को अपने व्यवहार में लाए या प्रयोग में लाए। तो जिसमें पहला पॉइंट है आपका कि मूर्त उदाहरणों का प्रयोग करें। भूल करके कभी भी ऐसे एग्ज़ाम्पल को यूज़ ना करें, जो बच्चों के सामने में मौजूद नहीं है। सिर्फ़ वैसे ही एग्ज़ाम्पल लिए जाएँ जो बच्चों के सामने है, टेंजिबल है। तो जो मूर्त उदाहरण है उसका प्रयोग करना है। दूसरा है कि निर्णयों में स्पष्टता होनी चाहिए। जो भी डिसीजंस हैं, जो भी कंक्लूज़न है वो क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है? इस आधार पे अगर आप देखें तो इमरोज़ को किस क्लास में होना चाहिए? पहली में होना चाहिए क्योंकि हमको नहीं इमरोज़ पता। को क्लियर कट आंसर चाहिए। क्लियर कट कंक्लूजन चाहिए। क्लियर कट कंक्लूजन प्राइमरी लेवल पे ही यूज किया जाता है क्योंकि जैसे-जैसे आप हायर स्टडीज में जाते हैं तो उस सब्जेक्ट के फिलॉसफी का महत्व बढ़ जाता है और जो भी फिलॉसॉफिकल फाउंडेशन पर आधारित होता है, वहाँ पर क्लियर कट कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि अब आप सब्जेक्ट के दायरे में नहीं है, अब आप डिसिप्लिन के दायरे में आ चुके हैं। सब्जेक्ट और डिसिप्लिन का अंतर पता है ना? सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो फिक्स होता है, जो स्कूल के लेवल तक पढ़ाया जाता है, जो केवल जीवन उपयोगी चीज़ों से संबंधित होता है। और डिसिप्लिन उसको कहते हैं जो डायनामिक होता है, इसमें नए-नए रिसर्च को लगातार शामिल किया जाता है। वो कभी भी चेंज हो सकता है, उसको हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं। ये अंतर है सब्जेक्ट और डिसिप्लिन का, ठीक है? तो डिसिप्लिन का लेवल चूँकि हायर स्टडीज़ में आ चुका होता है, तो यहाँ पर क्लियर कट कंक्लूजन देना संभव ही नहीं होता है। इसीलिए यहाँ डिप्लोमैटिक कंक्लूजन दिया जाता है। कई बार जब मैं आंसर देता हूँ, तो इमरोज की ही बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है, सर क्लियर क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ या ना? अरे हम कैसे बोल दें? मैं अगर हाँ बोलता हूँ, तो आप कल को 5 विद्वान को लेके आ जाएँगे, सर एलिस क्रो इसको काट रहे हैं, मार्टिन क्रो इसको काट रहे हैं, वुडवर्थ इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, ठीक है? जॉन डीवी इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। और अगर मैं ना बोल देता हूँ, तो आप कहेंगे कि फिर महात्मा गांधी गलत हैं क्या? स्वामी विवेकानंद गलत हैं क्या? तो मैं कैसे ये रिस्क ले सकता हूँ? अलग-अलग विद्वानों का अलग-अलग अपना मंतव्य, उसके आधार पे वो लोग इस बात को कह रहे हैं। ये अंतर है। यस, यू मे आस्क नाउ, इमरोज। सर आप बोल रहे हैं ना कि हमको जैसे कि एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है, हम वो चीज नहीं पूछते हैं आपसे, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए एक टीचर होने के नाते या पढ़ने के नाते सर आप भी, आपको जो डिप्लोमेटिक आंसर है आप वो ढूंढते होंगे, लेकिन उसके साथ आप भी एग्जैक्ट आंसर ढूंढते होंगे। ये सब में क्वालिटी होता है, तो हम वही सुनना चाहते हैं कि मतलब जब अगर एग्जैक्ट के नजरिए से देखा जाए तो क्या होता है और डिप्लोमेटिक के नजरिए से देखा जाए तो क्या होता है, हम दोनों ढूंढना चाहते हैं सर। स्वाभाविक है, ये प्रश्न उठना और ये बात होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरी अपनी बात है, तो शुरुआत में अनडाउटली ये चीज़ आता है कि आखिर क्लियरली इसका क्या होगा? लेकिन जैसे-जैसे आप स्टडी करते हैं ना, तो अलग-अलग जो अप्रोचेज़ हैं, जैसे मैं मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ, तो मैं इसकी बात करूँ, तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे थॉट ऑफ स्कूल्स हैं, अलग-अलग विद्वान हैं, कोई किसी के किसी बात की आलोचना कर रहा है, कोई किसी की आलोचना कर रहा है। तो ये चीज़ धीरे-धीरे स्टडी करते-करते समझ में आने लगता है कि ये एक व्यक्ति हैं, इनको ऐसा लगा या इनके रिसर्च का ये कंक्लूजन रहा, उसके आधार पे उन्होंने ये बात कही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो और ज़रूरी नहीं है कि इनके आलोचक सही हों। एब्सोल्यूट ट्रुथ अगर होता तो ये विषय का अनिवार्य अंग हो गया होता, इसे हमें स्कूल के लेवल पे ही पढ़ा दिया गया होता। ठीक है, एब्सोल्यूट ट्रुथ को हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ा देते हैं क्योंकि सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें कोई मतभेद नहीं है, सब जानता है। तो हमने बचपन में इसको पढ़ा दिया। लेकिन बड़े क्लास में हमको बताया जाता है कि वास्तव में अंतरिक्ष में तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं। हमने अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ इमेजिनरी लाइन को बना रखा है। उस लाइन को जब क्रॉस करती है अर्थ अपने गति के द्वारा और उसके वजह से जो लाइट का अंतर होता है, हम उसको दिन रात पूर्व पश्चिम ये सब नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ट्रूथ तो आपको बचपन में पढ़ा ही दिया गया है। जैसे जैसे हायर स्टडीज में जाएंगे वैसे वैसे उसका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट आपके सामने आएगा। वहां पर क्लियर कट कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, हम लोग प्राइमरी को देख रहे हैं, प्राइमरी में आपको क्लियर कट यहाँ पर रखना होगा, क्लियर कट बताना होगा। डिप्लोमेटिक आंसर आप नहीं दे सकते। इसके बाद भाषा के पर्याप्त अवसर या भाषा का पर्याप्त अभ्यास कराया जाए। ठीक है, लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करानी है। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाषाई विकास पर इतना महत्व क्यों दिया जाना चाहिए? क्या रीजन है? सर क्योंकि इंसान जब कुछ भी सोचता है तो लैंग्वेज के हिसाब से ही सोचता है, इसलिए ताकि कभी कोई भी बात सोचे तो। माइंड की प्रोसेसिंग लैंग्वेज के ही माध्यम से होती है। यस। सोचने का खुराक है लैंग्वेज। तो जितना ज्यादा लैंग्वेज डेवलप होगा या जितना ज्यादा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट किसी बच्चे का होगा, उतना ही उसका संज्ञान भी विकसित होगा। इसलिए भाषाई अभ्यास के अवसर उसको उपलब्ध कराए जाए। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को इंटरेक्शन का अवसर देना होगा, अंतः क्रिया का अवसर देना। ये सारे एग्जाम्पल्स प्राइमरी के स्टूडेंट के लिए यूज हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा।
इंटरेक्शन से क्या होता है? इंटरेक्शन से वो अपनी बात दूसरों के समक्ष रखता है, दूसरों के बात को समझने का प्रयास करता है। इस दौरान जो स्कीमा का एक कच्चा स्तर होता है, वो कंक्रीट होने का प्रयास करता है, चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करता है, ठीक है? तो इससे भी उनके संज्ञानात्मक विकास में योगदान मिलता है। इसके बाद है गीत, मतलब सॉन्ग्स, कठपुतलियों और कला का प्रयोग करना, ठीक है? गानों का, कठपुतलियों का और कला का प्रयोग करना। चूँकि बच्चों में प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं उसमें आप देखेंगे सृजनात्मकता वगैरह से संबंधित चीज़ों का अभाव होता है, लेकिन कल्पनाशीलता ज़बरदस्त रहता है। तो जो गाने हैं या कठपुतलियों से संबंधित खेल है या अन्य जो आर्टिस्टिक वर्क हैं, इन सभी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं और उसके आधार पर वो कल्पना करते हैं या कहीं पर अटक गए तो उसका सॉल्यूशन ढूँढने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अ, और अच्छा होता है। इसके साथ-साथ एक और पॉइंट है कि जो अमूर्त कांसेप्ट हैं, अमूर्त अवधारणाएँ हैं, उसको स्पष्ट करने के लिए भी मूर्त उदाहरणों का प्रयोग करना। अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए भी मूर्त उदाहरणों का प्रयोग करना। इनटैंजिबल कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए टैंजिबल एग्जांपल्स को व्यवहार में लाना। चूँकि बच्चे अमूर्त चिंतन की योग्यता में दक्ष तो बिल्कुल ही नहीं होते, ठीक है? योग्यता हो सकती है किसी-किसी बच्चे में, लेकिन दक्ष तो बिल्कुल ही नहीं होते, एफिशिएंट नहीं होते। तो उस चीज़ को समझाने के लिए इनको एग्जाम्पल देना पड़ता है और एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए? टैंजिबल। जैसे आपने देखा होगा जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए ना एडिशन का ही, जोड़ने के लिए, तो हम उनको कहते हैं कि ये है 8 और ये है 5, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? लिख कर के आप दे रहे हैं, तो वो उँगली वगैरह का प्रयोग करेगा यानी टेंजिबल एग्जांपल का प्रयोग करेगा और काउंट करके आपको बता देगा। अगर आप उसे उँगलियों पर जोड़ना नहीं सिखा रहे हैं, तो फिर आपको मैप बनाना पड़ता है या किसी वस्तु को सामने रखना पड़ता है। ये 8 टॉफ़ीज़ हैं जो आपके सामने रखे हुए हैं, जो कि मम्मी ने आपको दिए थे। 5 टॉफ़ीज़ आपको पापा की ओर से मिल रहे हैं। अब आपके पास टोटल कितने टॉफ़ीज़ हो गए? तो फिर वो उसको काउंट करके बना लेता है। समस्या अमूर्त है। ऐसे ही अगर आप बोल देंगे बनाने के लिए, वो अटक जाएगा, नहीं बना पाएगा, मिस्टेक करेगा। जैसे ही आप उँगलियों का प्रयोग सिखा देते हैं या वास्तव में कोई चीज़ रख कर के जोड़ना सिखाते हैं, तो ईज़िली सीखता है। तो प्राइमरी टीचर से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उनको ध्यान में रखना होगा इन सारे पॉइंट्स को। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट पर। माइंड का माइंड की आत्मा है भाषा। हम सोचते ही हैं भाषा में, भाषा नहीं तो फिर माइंड ब्लैंक, कुछ नहीं है इसके पास। याद किस चीज़ में रखते हैं? जो फ़ाइल स्टोर हम करके माइंड में रखे हुए हैं, लैंग्वेज में है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लैंग्वेज में, किसी चीज़ का रीज़निंग लैंग्वेज के रूप में मौजूद है। इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये प्राइमरी लेवल की बात हो रही थी, तो प्राइमरी में हम लोग 1 टू 5 के स्टूडेंट्स को रखेंगे। फिर अपर प्राइमरी में, तो अपर प्राइमरी में जैसे आप देखेंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉइंट है नहीं। अपर प्राइमरी में आप देखिए कि जो अर्ली स्टडीज़ है, उसके लिए मूर्त अनुभवों के भिन्नता का प्रयोग करना, ठीक है? मूर्त अनुभवों के भिन्नता का प्रयोग करना या भिन्नता के साथ प्रयोग करना। जैसे अगर आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज के टीचर हैं, तो वहाँ पर सर्वनाम अगर बताना है, ठीक है? प्रोनाउन के बारे में अगर आपको सिखाना है किसी बच्चे को, तो वस्तुओं का प्रयोग कीजिए और उन सभी के लिए कौन-कौन से सर्वनाम प्रयोग में आते हैं, इस तरीके का एग्जाम्पल अगर दे करके समझाएँगे, तो उनके लिए आसान होगा समझना।
इसके साथ-साथ दूसरा पॉइंट है कि जो इंटेंजिबल कांसेप्ट्स हैं, अमूर्त अवधारणाएँ हैं, उसको स्पष्ट करने के लिए वार्तालाप संबंधी क्रियाकलाप में विद्यार्थियों को शामिल करना, ठीक है? यानी जो 6 टू 8 के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको किसी अमूर्त अवधारणा के बारे में बताना है, तो वार्तालाप विधि का प्रयोग आपको करना होगा, ठीक? बातचीत के दौरान क्या होता है ना कि आप उससे उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, जिस लैंग्वेज को वो समझ सकता है। तो कहीं न कहीं वो उनके माइंड को टच करता है और वो अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। जैसे एक प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा जब भी टीचिंग के लिए जाइएगा, ठीक है? क्लास 6 के किसी स्टूडेंट को आप बताइएगा बताने का प्रयास कीजिएगा लोकतंत्र किसको कहते हैं, ठीक है? डेमोक्रेसी। क्लास 6 के स्टूडेंट को आपको बताना है। आप देखेंगे कि जब आप उसकी परिभाषा बता रहे हैं, वो याद कर लेगा, समझेगा नहीं। जब बातचीत करके आप बताएँगे कि आपके यहाँ इलेक्शन होता है, तो हाँ, होता है। आप वोट गिराने जाते हैं, तो हाँ, जाते हैं। वोट गिराने के बाद जिसको सबसे ज़्यादा वोट आता है, वो जीत जाता है और जो विजेता होता है, उसकी जो टीम होती है, वो सरकार बनाती है। तो अल्टीमेटली उस सरकार को किसने चुना? जनता ने चुना, ठीक है? सरकार का निर्माण जनता द्वारा दिए गए वोट के आधार पे हुआ। इसी प्रोसेस को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। अब कहाँ आप लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन वाली बता रहे थे और कहाँ उससे बातचीत करके उसको आप उसके आस-पड़ोस के एग्ज़ाम्पल के साथ आपने जोड़ दिया, तो वो ज़्यादा क्लियर करता है। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि जो भी इंटेंजिबल कांसेप्ट्स हैं, उसको आप वार्तालाप विधि के द्वारा क्लियर कराने का प्रयास कीजिए। और तीसरा पॉइंट है कि कौशलों के अभ्यास के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, ठीक है? जो भी स्किल्स हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए टेक्निक्स का यूज़ करना। ठीक इसी तरह से यहाँ पर अब हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए भी दिया गया है, ठीक है? तो उनके लिए भी 3 पॉइंट हैं। जैसे अमूर्त चिंतन के लिए विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना, यानी स्टूडेंट को ही आप ये अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं कि वो अमूर्त चिंतन खुद से कर सके। आप उसे कहेंगे सोचो अगर किसी जगह पर ऐसा होता हो जहाँ पर सारे लोग खड़े हो जाएँ और किसी एक व्यक्ति के बारे में हाथ उठा करके कहें कि हाँ, ये हमारा लीडर है, ठीक है? इसी को हम चुनते हैं या हम इसी को वोट देते हैं। तो क्या वहाँ पर ईवीएम पर जो बार-बार लांछन लगता है, ठीक है? या पहले जो बैलेट से ये सॉरी इलेक्शन हुआ करता था, उसके ऊपर में जो आरोप लगते थे, क्या इस तरह की बात हो पाएगी? तो अब वो अपने हिसाब से इसके बारे में सोचेगा कि हाँ, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाएगा। जहाँ पर सारे लोग इकट्ठे खड़ा होकर के कह रहे हैं कि ये हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यही है। अब उसके बाद वो उसमें अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कमी और उसके फ़ायदे को भी ढूँढने का प्रयास करेगा कि इतने लोग एकत्रित कहाँ पर होंगे, जहाँ पर ये जमा हो रहे हैं और किसी को भनक लग गया कि मेरे अगेंस्ट में वोट करने वाला है, तो हो सकता है कि उसके साथ कोई दुर्घटना भी हो जाए या वहाँ पर जानबूझकर कोई उपद्रव फैलाया जा सकता है, तमाम तरह की चीज़ें। तो उसको आप सोचने का अवसर दे रहे हैं, तो अपने हिसाब से वो इमेजिन कर रहा है कि कौन-कौन से तरह की समस्या आ सकती है। तो आप देखिए प्राइमरी लेवल पर हमने क्या किया, हमने टेंजिबल एग्ज़ाम्पल देके क्लियर किया। फिर अपर प्राइमरी के लेवल पर हमने क्या किया, हमने बातचीत करके उसको क्लियर करने का प्रयास किया और सेकेंडरी लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, खुद उनको सोचने का मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। तो हमारा टेक्निक इसी तरीके से बदलता जा रहा है। इसके बाद है विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के लिए अलग-अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। अब यहाँ पर अंतर देखिए, हमने अपर प्राइमरी में देखा था कि स्किल्स के प्रैक्टिस के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा था और यहाँ कह रहा है कि स्टूडेंट्स को एंगेज रखने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना है। अप्रोच हमारा बदल रहा है। क्यों? क्योंकि अलग-अलग संज्ञानात्मक विशेषताओं से लैस स्टूडेंट हमारे सामने है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका कि छात्रों में जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उसकी भावना को जागृत करना, आत्म अभिव्यक्ति को जागृत करना और जटिल विचारों का निर्माण करना।
आत्म अभिव्यक्ति को जागृत करना और जटिल विचारों का निर्माण करना। तो इतने तरह की चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल टाइप का हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 2, 4, 5 पॉइंट हम लोग देखेंगे बिल्कुल शॉर्ट में कि वास्तव में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शिक्षा में कॉमनली क्या-क्या यूज है। ये तो हम देख रहे थे किस हिसाब से कहा क्या गया ना, थोड़ा बहुत ये थ्योरेटिकल हो जा रहा था। इसको आसान शब्दों में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं, इमिटेशन और खेल विधि से सीखने पर जोर देना। ठीक है, लर्निंग बाय इमिटेशन और स्पोर्ट्स मेथड या गेम्स, खेल विधि और अनुकरण के द्वारा सीखने पर जोर। टीचर के लिए अगर ये बात हो रही है तो सिखाने पर यानी शिक्षण पर जोर। खेल विधि से आप शिक्षण दीजिए या फिर अनुकरण विधि से। दूसरा पॉइंट आपका बनता है कि स्लो लर्नर्स के लिए नो पनिशमेंट, नो पनिशमेंट फॉर स्लो लर्नर्स, धीरे सीखने वालों के लिए दंड की व्यवस्था नहीं। इसके बाद है मोटिवेशन का प्रयोग, अभिप्रेरणा का प्रयोग। मोटिवेट करके भी हम बच्चों को नई चीजों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। फिर है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर जोर। इसके बाद है 12 वर्ष के बच्चों के लिए समस्या समाधान विधि। 12 वर्ष के बच्चों के लिए समस्या समाधान विधि। उसके बाद प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करना, प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करना यानी मोटिवेशन वाले एटमॉस्फेयर का निर्माण करना। और अंत में सबसे बड़ा यूज है इस सिद्धांत का कि बालकों की तर्क शक्ति और विचार शक्ति को पहचानना, बालकों की तर्क शक्ति और विचार शक्ति को पहचानना। रिकॉग्निशन ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग पावर ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का सेक्शन हमारा समाप्त हुआ। अपने अगले क्लास में, आपका अगला क्लास अब होगा मंडे को, तो मंडे वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कोलबर्ग के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। ठीक है, तो आज तक जो भी आपको बताया गया इससे संबंधित जो नोट्स था एक बार फिर मैं जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसका कुछ पॉइंट अगर छूटा भी होगा तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है।